नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कृषि के बारे में, है ना। पिछली वीडियो में हमने कृषि के बारे में पढ़ा था। अब क्या है? ये उद्योग के बारे में। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी क्लास 8th की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं ना, और ये चौथा चैप्टर है। ठीक, उद्योग के बारे में। तो अब उद्योग के बारे में पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए, थोड़ी सी बात है कि जो आर्थिक क्रिया होती है ना, आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है प्राथमिक, ठीक, एक होती है द्वितीयक, और एक होती है तृतीय। ठीक है ना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब ये प्राथमिक वाला है, ये कृषि होता है ना, इसी एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें आता है, इसमें खनन आता है। इसे कहते तो एग्रीकल्चर सेक्टर ना, लेकिन इसमें खनन भी आता है, ठीक, पशुपालन भी आता है, ठीक, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या है? निर्माण, ठीक, विनिर्माण। कहने का मतलब ये द्वितीय क्षेत्र ही क्या है? उद्योग क्षेत्र है। ठीक, ये द्वितीय क्षेत्र ही उद्योग क्षेत्र है। और तृतीय क्या होती है? ये सेवा सेक्टर है ना, सर्विसेज सेक्टर इसके अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? उद्योग के बारे में, ठीक है ना। इसमें क्या आता है? निर्माण और विनिर्माण। इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक उत्पादक होता है या कच्चे मटेरियल को उसे प्रोसेसिंग करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं ना, मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए बना दिया, तो वो क्या हो गया? आप उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह जो सेक्टर है वो सब यही है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है भैया। कि हमेशा की तरह जैसे एनसीईआरटी कहानियों से क्लासेस शुरू होती हैं इसकी, लेकिन हम काम की चीज़ देखेंगे। देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप अभी हमने बताया भी क्या होता है, या इसी को विनिर्माण ना, अभी बताया ना, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना। अभी हमने बताया कि द्वितीय जो क्रियाकलाप होता है उसमें क्या होता है? जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल को लोगों के लिए मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे जैसे देखिए, अब लुगदी होता है ना, लुगदी कागज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कागज़ बुक बन जाती है। तो लुगदी क्या है? अभी देखिए, कच्चा मटेरियल है ना, जैसे ये है ना कच्चा मटेरियल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अब लुगदी हुआ, लुगदी कहाँ से मिला? पेड़ पौधों से, है ना, पेड़ पौधों से निकालते हैं, या और भी बहुत सारे अब तो आने लगे हैं। तो पेड़ पौधों से क्या बनाएंगे? लुगदी, है ना, लुगदी बनाए। लुगदी से क्या बना? पेपर, ठीक, पेपर से क्या बना? पुस्तिका। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बना है उद्योग से। तो यही रहता है क्या? द्वितीय क्रियाएं। समझ रहे हैं ना। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। तो लुगदी हुआ, लुगदी से कागज हुआ, कागज से पुस्तिका हुआ। ठीक, ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, विनिर्माण क्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित कर रहा है। उद्योगों का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है ना। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, और पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए क्या है कि उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण देखिए कई आधार पे होता है ना। देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक, मतलब कैसा उद्योग होगा वो कैसे डिसाइड हो रहा है भैया? कि उद्योगों का वर्गीकरण में या तो हम कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कर दें, या आकार पे आधार कर, या स्वामित्व के आधार पे। ठीक, एक एक देखेंगे। देखिए, यह है कच्चा माल। ठीक, तो कच्चे माल पर उद्योग कैसा हो सकता है भाई? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग या तो कृषि आधारित होगा, पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। ठीक, या तो वो कृषि आधारित होगा, खनिज आधारित होगा,
समुद्र आधारित होगा या वन आधारित हो सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे अब कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, देखिए, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उद्योगों का उपयोग करते हैं, है ना। मतलब हमको क्या चाहिए, जैसे अब कागज़ बन रहा था ना, तो हमें कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए था, वनस्पति चाहिए थी या जंतु आधारित कोई उद्योग उपयोग चाहिए था, उत्पाद। तो अब इसका यूज़ करके, जैसे पेड़ पौधों का यूज़ करके क्या बनाया था, लुगदी बनाया था। वही चीज़ कह रहा है कि वो कृषि आधारित उद्योग हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए कृषि आधारित उद्योग क्या हो गया भैया, कि वनस्पतियों से जंतुओं उत्पादों से उपयोग करते हैं। अब खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, है ना, और चर्म उद्योग, ये सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। खाद्य संसाधन मतलब जैसे अब आलू ले लिया, तो आलू क्या है, कच्चा मटेरियल है। आलू को लेकर के उसको काट करके उसका क्या बना दिया, चिप्स, है ना। अब समझ रहे कि नहीं? तो ये चिप्स जो बनाने का उद्योग है ना, ये कैसा उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है। जैसे वेजिटेबल ऑयल बनता है, मार्केट में बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल आते हैं, जैसे रत है, डालडा है या रिफाइन है। तो हम पेड़ पौधों से लिए ऑयल और उसको प्रोसेसिंग करके उसका क्या बना दिए, वनस्पति तेल बना दिए, ठीक है ना। और देख लीजिए, जैसे अब कपास है ना, कपास, ठीक। अब कपास है, कपास से क्या हमको मिला है, रेशा, ठीक। रेशा से क्या मिला, धागा, धागा बना ना। अब इस धागे को से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, ठीक। और कपड़े से शर्ट कमीज और दो बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हैं हो गई यहाँ पे। तो सूती वस्त्र क्या हो गया, ये हमारा कृषि आधारित उद्योग है ना। डेयरी उत्पाद हो गया, दूध वगैरह इकट्ठा करके उसका घी बना करके बेच रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें, वो कृषि आधारित उद्योग है, ठीक। चर्म उद्योग, ये सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा देखिए खनिज आधारित उद्योग, जमीन से जो निकालते हैं खनिज। तो प्राथमिक खनिज तो ऐसे प्राथमिक उद्योग है, लेकिन प्राथमिक जब खनिज क्या कहते हैं, खनन प्राथमिक उद्योग है ना। जो खनन होता है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन इससे निकालते हैं क्या, खनिज, ठीक। अब खनिज आधारित उद्योग क्या होता है भैया, देखिए कि प्राथमिक उद्योग है, ठीक। ये प्राथमिक उद्योग है, क्यों, क्योंकि इसे प्रकृति से निकाल करके सीधा प्रोसेसिंग किया जा रहा है। जो खनिज अयस्कों का उपयोग करके ना, उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है ना। यानी जो अयस्क होते हैं, इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है खनिज आधारित उद्योग में। ऐसे उद्योग जो अयस्कों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो खनिज आधारित उद्योग हैं, ठीक। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अयस्क से क्या बनता है, लौह खनिज आधारित उद्योग क्या उत्पादन होता है, ठीक। तो इससे क्या होता है भैया कि कई अन्य उत्पादों के भी निर्माण में ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे भारी मशीन बनाना है, भवन निर्माण सामग्री, ठीक है, रेल के डिब्बे बनाने में। तो ये सब क्या है कि खनिज आधारित उद्योग है, ठीक। अब देखिए समुद्र आधारित भी उद्योग होते हैं। कैसे भैया, सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में ये लोग करते हैं, ठीक। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, मत्स्य तेल निर्माण है, ठीक ना। इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित भी उद्योग होते हैं, अभी हमने इसका उदाहरण भी दिया, जैसे लुगदी है, लुगदी से कागज़ बना दिया, ठीक। औषधि रसायन बनाया, फर्नीचर, भवन निर्माण, ठीक, वनों से संबंधित उद्योग हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिए। अब देखिए आकार के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण, अभी हमने क्या देखा, कच्चे माल के आधार पर। अब आकार के आधार पर उद्योग देख लीजिए कि उद्योग के आकार का तात्पर्य क्या होता है। पहली बात तो निवेश और पूंजी की राशि, मतलब कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपकी कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि उद्योगों को बड़ा या छोटे में बांट देंगे, ठीक। तो अब क्या हो गया भैया कि निवेश की गई पूंजी की राशि, ठीक। अब देखिए अगर कितना ज़्यादा उस उद्योग में इन्वेस्टमेंट किया गया है, बहुत ज़्यादा किया गया है इन्वेस्ट, तो बृहद आकार का उद्योग होगा। कम इन्वेस्टमेंट है तो लघु आकार का उद्योग होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर कि उद्योग के आकार का मतलब क्या हुआ भैया कि निवेश की गई पूंजी की राशि है, ठीक।
और क्या दूसरी बात हो सकती है, नियोजित लोगों की संख्या भी हो सकती है। ठीक, मतलब उस उद्योग में कितने लोग काम कर रहे हैं और उसका उत्पादन की मात्रा कितनी है। ठीक है ना। तो मोटी मोटी बात समझ में गया कि आकार के आधार पर उद्योग जो होता है उसको कैसे डिसाइड करते हैं। पहली बात तो निवेश की पूंजी की राशि, दूसरा नियोजित लोगों की संख्या के आधार पर और उत्पादन की मात्रा के आधार पर। तो आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांट सकते हैं, एक लघु आकार के उद्योग, दूसरा बृहद आकार के उद्योग। ठीक है ना। अब देखिए, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं जो हैं। ठीक, ये सब क्या है, कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक है ना जी, ये सब क्या है, कुटीर उद्योग के। अब बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक, जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो वो कैसा होगा भैया, वो बड़ी मात्रा का, वो बृहद आकार का उद्योग होगा। ठीक, इनकी तुलना में जो छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के जो उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त जो टेक्नोलॉजी है वो हाई लेवल की होती है ना। मतलब उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई लेवल की होगी बड़े उद्योगों की, और उनकी पूंजी भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, जैसे देख ले, रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल, भारी मशीनों का उत्पादन, ये सब बड़े पैमाने का उद्योग है। ठीक है ना। रेशम की बुनाई, खाद्य प्रोसेस, फूड प्रोसेसिंग वगैरह ये सब छोटे उद्योग हैं। लेकिन जैसे ऑटोमोबाइल है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा रही हैं, भारी मशीनें बनाई जा रही हैं, तो वो क्या है, बड़े उद्योग हैं। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर देख लीजिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग क्या होता है भैया, कि इसमें या तो निजी होगा, निजी मतलब प्राइवेट, किसी की व्यक्तिगत होगी, तो ये तो निजी क्षेत्र हो सकता है स्वामित्व में, या राज्य का स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार की होगी, राज्य उसमें मालिक होगी, या कभी कभी संयुक्त क्षेत्र होगा, मतलब दोनों होंगे, उसमें सरकार का भी हिस्सा होगा, प्राइवेट लोग भी होंगे, और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति करेंगे या व्यक्तियों का कोई समूह करेगा। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या स्वामित्व किसके पास होगा, ठीक, सरकार द्वारा ये सब चलाए जाएंगे। जैसे देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक, और संयुक्त क्षेत्र के उद्यम क्या होगा, उसमें दोनों लोग काम करेंगे, है ना, दोनों लोगों का उसमें अधिकार होता है। दोनों लोगों का मतलब क्या होता है, सरकार भी, और क्या कहते हैं, सरकार भी होगी उसमें, और व्यक्तियों के समूह भी होंगे। जैसे देखिए, मारुति उद्योग लिमिटेड है ना, ये संयुक्त क्षेत्र का उद्यम है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व किसके पास होगा भैया, तो सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों या कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ठीक है ना, मतलब जो कच्चे माल का उत्पाद कर रहा है या जो उसे सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, या जो कामगार हैं वो, अथवा दोनों द्वारा, मतलब या जो कच्चे माल के उत्पाद या सप्लाई कर रहे हैं उन दोनों के द्वारा हो सकता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन है लिमिटेड, है ना, सुधा डेयरी सहकारी उद्यम, ये सब क्या है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। ठीक, अब देखिए, कोई उद्योग जो है ना, कोई उद्योग है, उद्योगों के अवस्थित संबंधी कारक क्या है, मतलब एक उद्योग बनाने के लिए क्या फैक्टर हैं, क्या चाहिए होता है आपको। अगर कोई कंपनी खोला है तो बेसिक बात क्या हो सकता है कि संचार की सुविधा हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो, भूमि चाहिए, विद्युत चाहिए, कच्चा माल आपको आसानी से उपलब्ध हो, श्रम उपलब्ध हो, पूंजी आपके पास हो, बाजार भी हो उसका, और पानी की भी उपलब्धता हो। समझ रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं उद्योगों के स्टेबल, उद्योग बनाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये होना चाहिए आप, ठीक, तभी उद्योग अच्छे से फल फूल पा सकता है ना। चलिए, अब इधर देखिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, अभी हमने देखा ना, ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले यही सब कारक हैं। तो वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता है, भूमि है, जल है, श्रम शक्ति है ना, पूंजी, परिवहन, बाजार, अभी हमने देखा ये सब चीज़ें। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, है ना।
चलिए, तो आगे देखिए कि कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत या अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्र में भी उद्योग लगाए सकें, है ना। कभी कभी गवर्नमेंट भी इसका हेल्प करती है ताकि क्या होता है इससे कि लोग कंपनी खोल सकें या उद्योग लगा सकें। ठीक, कैसे? ये सब सुविधा उपलब्ध करवा देती है कभी कभी ना सरकार। कौन सी सुविधा उपलब्ध करा देती है? ये सब सुविधा उपलब्ध करा देती है। ठीक, तो याद रखेंगे इसको। आगे देख लीजिए। अब देखिए कि औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होता है। ठीक, औद्योगिकरण से क्या होता है? नगरों का विकास होगा, शहरों का विकास वृद्धि से तेजी से होगा। अब देखिए औद्योगिक तंत्र क्या होता है? औद्योगिक तंत्र, ठीक, देखिए औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल होता है। ठीक, तो निवेश में कच्चे माल का निवेश होगा, श्रम का निवेश होगा, भूमि की लागत होगी, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल होगी। ठीक, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। और प्रक्रम में क्या होगा? देखिए इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद प्रक्रम होगा ना, ये प्रक्रम। प्रक्रम में क्या होगा बताइए? अब देखिए प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं ना, जो कच्चे माल को प्रोसेसिंग करते हैं, उसका परिष्कृत करते हैं, ठीक, और उसको माल में परिवर्तित करते हैं। ठीक, और अंत में क्या होगा? निर्गत। निर्गत में अंतिम उत्पाद होता है ना, और इससे अर्जित आय। निर्गत में अंतिम उत्पाद और इससे जो अर्जित आय होगी वो दोनों होगा। ठीक, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत ये इन्वेस्टमेंट थे, है ना। और क्या उसका ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, है ना, ये सब शामिल है। तो ये सब प्रक्रम हो गए। और बाद में निर्गत क्या हुआ? उसका कमीज। ठीक है ना। अगर समझना हो तो इसे ठीक से समझ लीजिए कि अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये चीज़। ठीक, जैसे औद्योगिक तंत्र में 3 चीज़ हैं, निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। तो अब निवेश क्या क्या होता है? निवेश देखिए कच्चा माल वगैरह ये सब निवेश होता है ना। तो जैसे अब आप कपड़े बनाने की फैक्ट्री है ना, कपड़े बनाने की फैक्ट्री में उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा ना। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कपास कच्चा माल है, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट हो गए। अब ये सब मिल गया तब प्रोसेस होगा ना, प्रक्रम। प्रक्रम में क्या होगा? उसकी ओटाई होगी, कटाई होगी, बुनाई होगी, रंगाई होगी, ठीक, उसकी छपाई होगी। और ये सब करने के बाद अंत में निर्गत होगा, निर्गत। ठीक, और निर्गत क्या होता है? अब कमीज बन गई ना वो। ठीक, तो यही होता है औद्योगिक तंत्र। ठीक, औद्योगिक तंत्र में ये 3 शामिल होते हैं, याद रखिएगा, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। ठीक, अब देखिए औद्योगिक प्रदेश देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। औद्योगिक प्रदेश मतलब किस जगह पर फैक्ट्री लगी है, कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित हो सकती है, वो सब बातें हो रही। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं। जब कई उद्योग एक दूसरे के पास होते हैं तब क्या होता है? जल्दी से इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है और वे सभी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। ठीक, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में देखिए पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। ये सब मैप में डिनोट करिएगा ना, अभी दिखाते हैं आपको। एक सेकंड देखिए, मैप ये लगा हुआ मैप देखिए, ये देख रहे हैं, ये मैप दिख रहा है आपके सामने। तो अब देखिए ये है आपका अमेरिका, ये अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका हो गया आपका, है ना। और क्या कहते हैं, ये यूरोप वाला हो गया, ये एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। सातों महाद्वीप आप देख रहे हैं। अब देखिए ठीक से देखेंगे ना, ऐसे दोनों बातें। देखिए पहले क्या रहा भैया, पूर्वोत्तर अमेरिका, पूर्वोत्तर अमेरिका। तो अब देखिए ये अमेरिका है, तो अमेरिका के देखिए इस बेल्ट में इंडस्ट्री डेवलप हुई, जहाँ ब्लैक ब्लैक है ना, इधर भी है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हुई? पूर्वोत्तर अमेरिका में। ठीक है ना। और देखिए पश्चिमी और मध्य यूरोप में। अब देखिए ये मध्य यूरोप का एरिया है, ये कुछ वेस्टर्न में थोड़ा डेवलप हुआ है और कुछ ये मध्य यूरोप में ये डेवलप हुआ है उद्योग।
और पूर्वी एशिया में ये वाला बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है। ठीक है ना, देख रहे हैं पूर्वी एशिया में उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक, ये सब क्या है, मुख्य औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पर भी देखिए, तो जहाँ जहाँ ब्लैक है था वहाँ पर पूरा उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक, तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पर कि पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। ठीक है ना, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः कहाँ होते हैं, पहले से और बड़ा कर लेते हैं इसे। देखिए, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पहले ही बता चुका हूँ, है ना, कि 23.5 डिग्री के बाद। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं, है ना। तो औद्योगिक प्रदेश मुख्य रूप से इन्हीं जगहों पर बनते हैं, क्योंकि यहाँ उनको आसानी से कच्चे माल उपलब्ध हो जाते हैं। देख रहे हैं, ये मैप जरूर देख लीजिएगा। ठीक, इस मैप में आपको दिख जाएगा। देखिए, ये निर्माण पट्टी आपको दिखेगी यहाँ पे, एंग्लो अमेरिकन निर्माण पट्टी। ठीक है ना, जहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है। चलिए, अब देखिए, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, ये याद रखिएगा, मुंबई पुणे ग्रुप। ठीक, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ, है ना, औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ठीक है ना, तो ये होता है, इन जगहों पर भारत में औद्योगिक रीजन बने हुए हैं। ठीक है ना, क्यों औद्योगिक रीजन इस जगह बने हुए, क्योंकि यहाँ उनको कच्चे माल की सुविधा है ना, बिजली की, पानी की आसानी से सुविधाएं मिल जाती हैं, तो वहीं पर उद्योग डेवलप होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, औद्योगिक आपदा भी होती है भैया, औद्योगिक विपदा भी आ सकती है। जैसे भारत में क्या हुआ था कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर 1984 को, ठीक, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये देख रहे हैं ना, भोपाल गैस त्रासदी इसको बोलते हैं ना। कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड था। ठीक है ना, कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। ठीक है ना, जिसमें देख रहे हैं 35,598 लोगों की मृत्यु हुई थी। और आज भी वहाँ के लोग अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र की विकृति, है ना, ये सब चीज़ें अभी वहाँ पर ये सब दिक्कत चल रही है। मतलब एक ऐसी घटना जो आने वाली पीढ़ियों तक को नुकसान पहुंचा देती है, याद रखिएगा। ऐसे ही चीन में हुआ था 23 दिसंबर 2005 में, चीन के गाँव काओर चोंगिंग में गैस कुआं में विस्फोट हो गया था। ठीक है, जिससे बहुत लोग मर गए थे। तब देखिए, इससे बचाव के तरीके कैसे हो सकते, इसका क्या बचाव होगा। ठीक, जोखिम कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। पहली बात तो देखिए, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, है ना। जहाँ पर ज़्यादा ये सिविल एरिया है, वहाँ पर उद्योग नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए भैया, कि उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, आग की चेतावनी, अग्निशमन की व्यवस्था उन्नत होनी चाहिए। ठीक, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। और पांचवी बात, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये 4-5 आप उदाहरण जरूर याद रखेंगे। अब आगे देखिए, उद्योगों के वितरण। ठीक, उद्योगों के वितरण। अच्छा, ये देखिए, एक होता है ना कि सनराइज उद्योग, क्या होता है, देखिए यहाँ पर है सनराइज उद्योग। तो सनराइज उद्योग के नाम से किसे जानते हैं भैया, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान संबंधी जो उद्योग है, नॉलेज संबंधी जो उद्योग है, वो क्या होता है, आपका सनराइज उद्योग होता है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, उद्योगों का वितरण क्या होता है। तो विश्व में उद्योगों का वितरण जो होता है उसे देखने जा रहे हैं।
तो प्रमुख उद्योगों का वितरण देख लीजिए। विश्व के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है? विश्व के प्रमुख उद्योग हैं। ठीक, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? नया उभरता उद्योग है। ठीक, तो अब ये समझ लीजिए कि वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, जैसे संयुक्त जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। ठीक, और वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान इसमें केंद्रित है। ठीक है ना, मतलब लौह इस्पात ज़्यादातर किधर है? जर्मनी। लौह इस्पात किधर है? देखिए, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस में डेवलप है। लेकिन वस्त्र उद्योग ज़्यादा किधर है? भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में केंद्रित है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली है ना, याद रखिए। अब भारत के बेंगलुरु प्रदेश में ना सिलिकॉन वैली। ठीक, तो क्या हो गया? समझ रहे हैं बात? सिलिकॉन वैली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो कहाँ है? कैलिफोर्निया के सिलिकॉन सिटी में और भारत के बेंगलुरु क्षेत्र में। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे क्या? लौह इस्पात। ठीक, तो लौह इस्पात देख लीजिए क्या है भैया, कि यह एक पोषक उद्योग है ना, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक, उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। ठीक, लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए लौह इस्पात क्या होता है भैया, कि इसमें पहली बात तो निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और ये सब अवसंरचना वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ क्या चाहिए? देखिए कि अयस्क चाहिए ना, कोयला, चूना पत्थर, ये सब कच्चे माल के रूप में चाहिए। तो लौह अयस्क से इस्पात अगर निर्माण करेंगे तो उसके कई चरण होते हैं ना, कई चरण में इस्पात बनता है। पहले तो प्रगलित, परिशोधित और अंत में उत्पाद बनेगा। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ये प्रगलन क्या होता है? प्रगलित, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा? प्रगलित हो जाएगा। जब अयस्क अलग हो जाएगा तो उसका परिशोधन होगा और अंत में उत्पाद बनेगा। तो इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम, निकिल, तांबा। ठीक है ना, ये सब क्या है? ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर मिश्र धातुएं बना दी जाती हैं। ठीक है ना, तो मिश्र धातुएं कैसे बन रही हैं? अभी आपने देखा ये कि मिश्र धातुएं कैसे बनेंगी। यहाँ पर देखिए ये कि एल्युमिनियम, निकिल, तांबा, और देख लीजिए क्या है, जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 8 टन कोयला और 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, ये सब जब मिला देंगे तब मिलेगा 1 टन इस्पात बनता है। देखिए कितना बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए तो भारी उद्योग है ना ये सब भैया, हल्के फुल्के उद्योग नहीं है। देख रहे हैं ये चीज़ें, इसे झोंका भट्टी से लौह अयस्क के इस्पात बनाए जा रहे हैं। ठीक है, झोंका भट्टी इसको बोल रहे हैं। आगे देखिए, मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ और जंग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों के मेरुदंड कहलाते हैं। इससे इस्पात से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना, मतलब जब इस्पात बन गया तो सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने हुए होते हैं ना। इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने क्या, जैसे पोत है, रेलगाड़ी है, ट्रक है, ऑटो, अधिकांश किससे बने हैं? सब इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुई से लेकर के बहुत सारी चीज़ें इस्पात से बनती हैं ना। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं, मतलब जो तेल कुआं होते हैं इस्पात से बनी मशीन से उसको खोदते हैं। ठीक है ना, इस्पात की पाइपलाइन से तेल क्या होता है? परिवाहित होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजते भी हैं तेलों को। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान दीजिए। मतलब इस्पात क्या होता है ना, कि ऐसा मटेरियल है जिसे हर जगह
उसका काम पड़ता है। समझ रहे हैं। अब देखिए कृषि के ये यंत्र इस्पात से बने होते हैं बहुत सारे, जिससे आप खेती किसानी करते हैं। विशाल भवनों का ढांचा बनता है उससे। 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। ठीक है ना। 1950 के बाद कोयला और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट बनाए जाने लगे थे, है ना। जैसे देख लीजिए ये इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। पहले तो कहीं भी बना देते थे। 1850 से 90 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति ये होती थी कि कहीं भी दूर भी बना देते थे। लेकिन 1950 के बाद क्या हुआ, ज़्यादातर समुद्र तट के नज़दीक बनाने लगे। ठीक। लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशीलता की अवस्थिति ये चित्र बता रहा है। देख रहे हैं। पहले क्या होता था, 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति क्या होती थी, कहीं भी बना दिया नदियों के किनारे, वहाँ से क्या कहते हैं परिवहन द्वारा लाए जाते थे। ठीक। फिर 1850 से 1950 तक में ये ऐसे बनाए जाने लगे, वहीं पर कच्चे माल वगैरह के लिए उपलब्ध होने लगे। बाद में समुद्र तट के पास बनाने लगे। तो वही बात, ये बात कही जा रही थी। ठीक। अब देखिए प्रमुख लौह इस्पात उत्पाद क्षेत्र देख लीजिए, ये जहाँ पर लौह इस्पात क्षेत्र का निर्माण होता है। देखिए अमेरिका का ये वाला एरिया, कनाडा में कुछ कुछ कहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका डेवलपमेंट हुआ है। फिर रूस में देख लीजिए, जापान में, भारत में भी इसका है ना, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, इस जगह क्या हो रहा है, लौह इस्पात उत्पाद के क्षेत्र हैं ये सब। ठीक। अब देखिए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है ना। ये सब एक ही प्रदेश में 4 राज्यों में फैले हैं ये सब। ठीक। 4 राज्यों में। ये 4 राज्य कौन से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है। ठीक। ये नाम याद रखिएगा, नाम कभी कभी इसे पूछ लेता है सीधे सीधे कि कौन कौन सा भैया। कि पहली बात तो 4 राज्य में ही इस्पात उद्योग फैले हुए हैं, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ठीक। और कर्नाटक में भी फैला हुआ है, कहाँ, भद्रावती और विजयनगर में। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में कहाँ, विशाखापट्टनम में, और तमिलनाडु में कहाँ, सलेम में इस्पात उद्योग डेवलप है। ठीक। अब देखिए है जमशेदपुर टाटा, है ना। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, कौन सा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को। ठीक। ये याद रखिएगा, यह निजी स्वामित्व में था पहले। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने क्या किया कि अपने हाथ में ले लिया इसको और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। ठीक है ना। जैसे झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में। ठीक। 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। टिस्को की शुरुआत कहाँ की गई थी, झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के मध्य। ठीक। साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई थी। बाद में साकची का ही नाम बदल के जमशेदपुर रख दिया गया। ठीक। याद रखिएगा जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, साकची। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। ठीक। तो भारत में जमशेदपुर जो है झारखंड में क्या है, लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है, याद रखेंगे। ठीक। ये देखिए, ये जहाँ जमशेदपुर है देख लीजिए, जमशेदपुर कारखाना, टाटा नगर रेलवे स्टेशन है और ये जमशेदपुर है। और ये देखिए साकची है, साकची का नाम बाद में जमशेदपुर कर दिया गया। ठीक। टेल्को कॉलोनी है, टेल्को है, गोल्फ कोर्स, ये सब चीज़ें हैं। खरकई नदी देख रहे हैं, ये है। और ये स्वर्णरेखा नदी देख रहे हैं ना, ये स्वर्णरेखा नदी है ना। इधर देख लीजिए खरकई नदी है। इन्हीं दोनों के संगम पर ये क्या है, बना हुआ है, साकची में टाटा इस्पात कार्य यहाँ होता है। ठीक। आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या देखेंगे भैया कि साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। ठीक। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग पर कालीमाटी रेलवे स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक। और यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोयला के निकट भी स्थित था। टिस्को को झरिया
कोयला क्षेत्रों से कोयला मिलता है। ठीक, अब टिस्को जो कंपनी है उसको कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया कोयला क्षेत्र से। ठीक, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से उसको क्या मिलता है? लौह अयस्क। ठीक, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज। ठीक, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज कहाँ से मिलता है इसको? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। खरकई या स्वर्णरेखा नदियों से पानी मिल जाता है इसको। ठीक, सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। ठीक, इसीलिए तो फल फूल रही है। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, पीटर्सबर्ग को देख लीजिए। सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर रहा है यहाँ पे। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है ये। ठीक, पीटर्सबर्ग। ठीक, अब देखिए पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पर, कि कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि वहाँ पर जो लौह अयस्क है वो कहाँ से आता है? मिनेसोटा की लोहे की खानों से उसको लौह प्राप्त होता है। ठीक, इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा? ठीक, मतलब कौन सी खानों? ये देखिए, जो पीटर्सबर्ग है ना, पीटर्सबर्ग में कौन सा खान है? लोहे की खाने डेवलप हैं, लोहे के अब देखिए लौह अयस्क कहाँ से उसको मिल रहा है? मिनेसोटा की लोहे की खानों से इसको प्राप्त होता है। तो वही मिनेसोटा की जो खाने हैं ना और पीटर्सबर्ग के बीच कैसे जाते हैं? नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग कहाँ? ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। ठीक, ग्रेट लेक्स क्या होता है ना कि वहाँ पर मैप में रुक के दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, ये है ग्रेट लेक्स और ये अमेरिका की 5 झीलें हैं, याद रखिएगा। यही इसी बेल्ट की बात ही की जा रही है। ठीक, तो अब ये समझ लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ये पूरा बेल्ट हो गया, तो यही कहा पीटर्सबर्ग की बात कर रहा है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं इस तरीके से भाई। चलो, तो ये देखिए ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, ये 5 झीलें याद रखिए। 5 झीली का प्रदेश है, इसमें सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। ठीक, अन्य की तुलना में यह ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो याद रखिए अमेरिका की ग्रेट लेक्स जो है उसमें 5 झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। तो अब यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है ना, क्या? ये देखिए कि इन खानों को, कौन खान? ये जो मिनेसोटा की खाने हैं और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का मार्ग अच्छा है। ठीक, ग्रेट लेक्स, ये वाली ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। अब देखिए ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ी से जाता है, याद रखना। ठीक, ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग तक कहाँ जाता है? रेलगाड़ी से जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। किसको? पीटर्सबर्ग को, याद रखिएगा। चलिए, तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था, आज ध्यान लीजिए। आज पीटर्सबर्ग में बहुत बड़ी इस्पात मिल है। ठीक, ये मिल इस पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गिन नदी की घाटियों में है। ठीक, पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जो उद्योग डेवलप होते हैं कहाँ, उनका प्राकृतिक चीज़ें भी उपलब्ध होनी चाहिए ना, आसानी से उनको कच्चे माल उपलब्ध हो जाएं, पूंजी, या आसानी से उनको कर्मचारी मिल जाएं, तो यही इसी से तो डेवलप होता है ना उद्योग। ठीक, तो ये आज हमारा उद्योग वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक, अब हम जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर क्या होगा यही देख लेते हैं ना। अगला चैप्टर क्या होगा भैया आपका? ये देखिए, ये मानव संसाधन। ठीक, तो हम पढ़ेंगे मानव संसाधन, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए भैया नमस्कार।